हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की केमिस्ट्री में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, यानी कहें तो इसका हम वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में, इस चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि देखिए, हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं, दूध से जब दही बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास पहले मिल्क होता है और बाद में उसे कर्ड में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मिल्क जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। यानी पहले जो सब्सटेंस था हमारे पास और बाद में जो सब्सटेंस है, यानी मिल्क से क्या बना, मिल्क से बना एक प्रोडक्ट जिसका नाम है कर्ड यानी दही। तो उसके जब प्रॉपर्टी है और मिल्क की जो प्रॉपर्टी है, दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक सब्सटेंस से जब कोई नई सब्सटेंस बनती है और पहली सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दूसरी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, तो ऐसे प्रोसेस में जो भी होता है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक एग्जांपल से हमने समझा कि जैसे मिल्क से जब कर्ड बनाते हैं तो मिल्क की जो प्रॉपर्टी होंगी वो अलग होंगी, कर्ड जो बनेगी उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। मिल्क अलग सब्सटेंस है और कर्ड अलग सब्सटेंस है। तो मिल्क से क्या बना, कर्ड बना। तो ये क्या है, ये जो रिएक्शन हुई है, मिल्क से कर्ड बनने की जो रिएक्शन हुई है, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या डिफरेंट है कि इनिशियल कंडीशन में इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो अलग थी, और फाइनल में जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी अलग थी। तो हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस से जब कोई दूसरा सब्सटेंस बनता है और उन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, कैसी होनी, न्यू सब्सटेंस बनेगी विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस बनेगी विद न्यू प्रॉपर्टीज। यानी अभी बताया था कर्ड बनती है तो उसकी प्रॉपर्टी मिल्क से अलग होती है। आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल लिया। मिल्क के साथ कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, दो सब्सटेंस से मिलकर कोई नई सब्सटेंस बन सकती है और उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रिएक्शन में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, और इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस मिली और एक यहाँ पे रिएक्टेंट मिल गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट मिले और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स की बात कर लें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा है आयरन जो होता है उससे अगर हम कहाँ पे छोड़ते हैं, बाहर छोड़ दें, तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो रस्टिंग हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। तो ये भी एक एग्जांपल किसका है, केमिकल रिएक्शन का। यानी आयरन पहले कुछ था और फिर आपने देखा होगा रेड ब्राउन कलर का उस पर कलर आ जाता है, यानी उस पर जंग लग जाती है। तो पहले अलग प्रॉपर्टी थी और जंग लगने के बाद प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, यानी इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कर्ड बनाना मिल्क से, ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो खाना पचता है वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक फीता होता है, उसे जब जलाते हैं तो वो क्या है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसमें, यहाँ पे मैंने फिगर भी लगाया है। यहाँ पे देखिए जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं व्हाइट पाउडर की तरह आपको दिखेगा। अब देखिए ये इसका एग्जांपल हो गया। तो Mg मतलब मैग्नीशियम को, जब ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाते हैं तो किसकी गाढ़ होती है, में ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम को जलाते हैं किसके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये क्या, रिबन है। रिबन का मतलब अभी बताया था क्या होता है, रिबन का मतलब होता है जो काटने वाली पट्टी जो आती है वही। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब काटते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, व्हाइट पाउडर में। तो देखिए पहले क्या था और बाद में क्या हो जाता है, पाउडर बन जाता है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए एक चीज लिख लीजिए, 2026 के पेपर में आप जो पेपर दे जाने उसमें यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं एक मिलेगा, और कम से कम 3 मार्क का मिलेगा। इस बात को आप अभी से लिख लीजिए, कितने मार्क्स का मिलेगा, 3 मार्क्स का पेपर में आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं अभी से, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो लिख लीजिए इस बात को, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से याद कर लें, आपको रिएक्शन याद करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के लिए
क्या क्या कंडीशन होती हैं अभी बताया था। जैसे कि अभी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो प्रॉपर्टी चेंज होने में क्या क्या चेंज होता है, तो यहाँ पे 5 कंडीशन हमें पढ़नी है जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10th में है। बाकी और भी होती है, हमें 5 को ही मेजरली पढ़ना है। तो पहला देखिए, चेंज इन स्टेट। क्या होता है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, स्टेट में। जैसे कोई सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, इस तरीके से स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं HCl जो है गैस है, NH3 जो है वो भी गैस है, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो बनता है, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, और ये जो क्रिस्टल होते हैं सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस और ये भी क्या था, गैस, दोनों गैस फॉर्म में मिले और बन क्या गया, सॉलिड बन गया। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया NH3 जब दोनों मिलते हैं गैस फॉर्म में तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, वो भी सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में बनता है, तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं गैस स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में। ठीक है, तो ये यहां पर कह सकते हैं चेंज इन स्टेट हो गया। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, चेंज इन स्टेट, यानी एक कंडीशन ये होती है स्टेट का चेंज होना। और इनको हम जो कहते हैं फिजिकल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं ना, फिजिकल स्टेट कहते हैं। जैसे लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ये सभी फिजिकल स्टेट होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चेंज इन कलर। तो कलर में चेंज हो जाता है तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, कलर में चेंज होगा तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। इसके लिए रिएक्शन क्या है आप यहाँ लिख सकते हैं, और भी इनके अलावा रिएक्शन आप याद कर सकते हैं आपके पास जो लिखी हो। वैसे मेरा मानना है ये भी इजी है, आप इन्हें कर लें। यही एनसीईआरटी की जो पूरा का पूरा चैप्टर है, यही रिएक्शन लिखी हुई है, वहीं से छांट के मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख ली है। यहाँ पे देखिए, जब Fe आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो Fe क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है रिएक्टिविटी सी के अकॉर्डिंग। तो FeCu को हटा देगा, FeCu को हटा देगा और SO4 के साथ खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये Fe जो होता है, FeSO4 जो होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर में चेंज हो गया, और कलर में चेंज हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की एक कंडीशन, यानी केमिकल रिएक्शन होगी। इन पांचों कंडीशन में से कुछ भी हो जाए, इन पांचों में से कुछ भी हो जाए, कोई एक भी होगा तो भी वो केमिकल रिएक्शन होगी, और इनमें से कुछ नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में मेरे आपके पास पेपर है, तो पेपर को आपने क्या किया, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, फाड़ दिया। तो एक पेपर का इधर पार्ट कर दिया, एक इधर कर दिया, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं होगी। ये फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है, ये केमिकल चेंज में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, पेपर को तोड़ देंगे, लकड़ी को तोड़ देंगे, पेन को तोड़ देंगे, वो इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट में चेंज होना चाहिए। तो क्या पेपर को हमने फाड़ा तो स्टेट में चेंज हुआ, नहीं हुआ। पेन को तोड़ दो, या लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, उसे तोड़ दो, तो क्या स्टेट में चेंज होता, नहीं होता। कलर चेंज होता, नहीं होता। उसमें कोई गैस निकलती, नहीं निकलती। क्या टेम्परेचर चेंज होता, नहीं होता। प्रेसिपिटेट बनता है, नहीं बनता। तो ये कुछ नहीं होता, तो वो केमिकल रिएक्शन में नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में आती है। नेक्स्ट देखिए, कलर चेंज हो जाता है। अगला देखिए, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से गैस भी निकल सकती है। देखो, स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, गैस भी निकल सकती है। तो जिंक जब है H2SO4 के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ये क्या है, गैस है। और कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वहां से आपने देखा हुआ बबल्स निकलते हैं। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखा हो, पहले घरों में क्या है, अब तो डिस्टेम्बर करते हैं, पहले कलई आती थी। तो कलई जो होती है वो यही होता था, कलई का फॉर्मूला ये था। उस कलई को क्या करते थे, हम पानी में डालते थे, और जैसे ही पानी डालते उससे बबल्स निकलते थे। क्या निकलते थे, बबल्स। अब बबल्स किस फॉर्म में निकलते थे, हीट की फॉर्म में। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो यहाँ से बबल्स निकलेंगे। बबल्स किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए आप, हीट निकल गई, और हीट निकलने से पहले ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में होती है हीट रिलीज होती है। तो यहाँ से हीट निकल गई। तो पहले इसका टेम्परेचर जितना था, पहले मान लीजिए जितना था, उसमें से कुछ हीट निकल गई। तो कुछ हीट निकलने से इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कम हो जाएगा। यानी कोई भी चीज हम पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कैसा हो, कम होगा। कोई चीज गर्म है, आपने पानी में डाल दी, तो पानी में डाली तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो ऐसे CaO को जब वाटर में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होगा तब भी वो केमिकल रिएक्शन की कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये यहाँ से फिर से कह रहा हूं कि 26 के पेपर में, 2026 के पेपर में, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आने वाला है, वो भी 3 मार्क का। आप इस बात को अभी से लिख लीजिए। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो जब Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड।
ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये जो बनता है KNO3, क्या बनता है KNO3 जो बनता है, ये क्या होता है वाटर में, देखिए जब KI का होल ट्वाइस के साथ लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो इसमें एक प्रोडक्ट बनता है लेड आयोडाइड, क्या बनता है लेड आयोडाइड। और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है दूसरा वाला, ये KNO3 जो आपको दिखाई दे रहा है एक्वस फॉर्म में होता है, ये क्या होता है वाटर में घुलता नहीं है, वाटर में घुलता नहीं है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो वाटर में घुलेगा सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं कि च्युइंगम जो होती है हम लोग खाते हैं, उस च्युइंगम को आप वाटर में डाल दीजिए तो च्युइंगम जब वाटर में जाएगी तो वाटर में जाने का क्या वो डिजोल्व हो जाएगी, नहीं होगी, वो डली रहेगी, आपको अलग से दिखेगी। तो अलग से दिख रही है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा होता है च्युइंगम के जैसा, वो क्या करता है वाटर में जाके अलग से बैठ जाता है और सॉलिड दिखता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, अलग से दिखता है और वो कभी डिजोल्व नहीं होता। तो ऐसी स्टेट में होती है, उसकी सॉलिड स्टेट होती है और इसको कहते हैं इनसॉल्युबल। सो इनसॉल्युबल का मतलब घुलेगा नहीं, सॉलिड स्टेट में होगा। तो जो घुलेगा नहीं सॉलिड स्टेट में होगा उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वास्तव में प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी च्युइंगम को अगर आप पानी में डाल दोगे, जैसे पत्थर है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए तो पत्थर पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो आपने ग्लास लिया उसमें एक पत्थर डाल दिया और पत्थर डाल दिया तो आप देख रहे हैं पत्थर घुला है, नहीं घुला, तो वो क्या सॉलिड स्टेट में है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है सॉलिड स्टेट में, तो घुला नहीं है, तो हम उसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, ये एग्जांपल थे, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रेसिपिटेट वहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट मिलता है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन की 5 कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बताई। अगर स्टेट में चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन होगी, कलर में चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन होगी, गैस निकलेगी तो भी केमिकल रिएक्शन होगी, टेम्परेचर में चेंज होगा तब भी होगा, और प्रेसिपिटेट बनेगा तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। और ये जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन का नाम होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है? इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? दिस रिएक्शन आल्सो नोन इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? इन विच अ इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है उस रिएक्शन का नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अभी केमिकल रिएक्शन की, ये जो बात थी अभी केमिकल रिएक्शन की, जैसे अभी बताया था मैंने कि हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। तो इसकी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना, जैसे C+O2CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो तरीका होता है एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना इक्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शन को, यानी आपकी भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शन जब भी लिखनी है तो केमिकल रिएक्शन को हम एलिमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, या किस फॉर्म में लिख देते हैं? सिंबल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, सोडियम का क्या है? Na, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखते हैं H2SO4। तो ये सिंबल है। इस फॉर्म में जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन बन जाता है। बात समझ आ गई? जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने सोडियम और क्लोरीन को मिलाया है, किसको मिलाया है? सोडियम और क्लोरीन को मिलाया है, तो आपने कहा सोडियम क्लोरीन बना दे, Na+Cl कर दिया, तो ये क्या बनेगा? NaCl बन गया। मैंने कहा H2 में और आपने क्या किया? Cl2 मिला दिया, H2 और Cl2 बना दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? HCl बनेगा, और इसे बैलेंस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो HCl बन गया। तो ये जो तरीका है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, HCl एक साथ भी है, तो ये जो तरीका है रिएक्शन को लिखने का, ये इसके सिंबल होते हैं। रिएक्शन के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होते हैं। अभी क्या, जैसे मैंने बताया था लास्ट मैंने अभी आपको बताया था कि HCl जो था और NH3 के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखिए HCl जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो NH4Cl बनता है। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं गैस है और यहाँ पे क्या S है, तो ये गैस है और यहाँ पे S है यानी सॉलिड है। तो गैस से क्या बनेगा? सॉलिड। इनको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। क्या कहते हैं इनको? फिजिकल स्टेट कहते हैं। इतनी बात याद रख लेना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये जो है क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होती हैं, लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस लिए जाते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और इनकी हेल्प से जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे बताया मिल्क से कर्ड बना, तो मिल्क क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा रिएक्टेंट, और कर्ड बन गया, कर्ड क्या बन गया? प्रोडक्ट। मिल्क क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट, और अगर कर्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। अब कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है बैलेंस और एक होती है अनबैलेंस। अब बैलेंस क्यों होती है?
तो बैलेंस करते क्यों है, इसकी एक वजह है। तो बैलेंस करते हैं हम मास को बैलेंस करने के लिए। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस का मतलब होता है जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, ये जो है ये क्या रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट यहाँ पे, एक ही है और एक ही है, तो दो रिएक्टेंट है और एक क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में जितने ये mg है, mg क्या यहाँ पे एक है, यहाँ पे mg कितना है, एक है, तो ये mg एक है, यहाँ पे भी mg एक है, तो हम ये कह सकते हैं बैलेंस है। कैसा, ये बैलेंस है। ओ की बात करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका होता है यहाँ सिंगल ओ है, यहाँ पे ओ कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 ओ है, यहाँ पे 1 ओ है, ये बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस में आ जाता है। तो सिर्फ mg के लिए देखें, सिर्फ mg के लिए देखें तो mg बैलेंस है और वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम है ऑफ एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम का कितना एटम है, यहाँ पे सिंगल है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ mg का कितना है, 1 है। तो आपको नंबर ऑफ एटम देखने हैं LHS साइड और किससे देखने हैं, RHS साइड, तो इनको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस मतलब समझ आया कि LHS में जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम किसके होंगे, एलिमेंट के होंगे। तो नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। तो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तब उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर ये सेम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो उसकी एक वजह है, क्या वजह है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में होना चाहिए। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास पहले जितनी है उससे कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नई चीज बनती है, तो वो भी उतनी ही क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास 1 kg था, उससे कोई नई चीज बना दी और वो आधा kg का रह गया या 1.5 kg का हो गया, तो ये मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी 1 kg पहले है तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी 1 kg रहना चाहिए। तो इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये क्या होता है आपको पता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। ऐसा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो अनबैलेंस होती है उन्हें बैलेंस कैसे करें। तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें क्या करते हैं आप एक तरफ जैसे रिएक्टेंट में जो दिए उन पार्ट को लिखते हैं और प्रोडक्ट में जो दिए उन पार्ट को लिखते हैं और फिर आप उन्हें बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो बैलेंस करना आता है, आपको आता है नहीं आता बस कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखना। और जितना भी सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन उसी एक ही वीडियो में, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जाएगी वहां से देखकर आप उसे कंप्लीट सीख सकते हैं। 2 मेथड उसमें मैंने बताए हैं, हिट एंड ट्रायल भी होता है और एक को कहते हैं कोफिशिएंट मेथड। इससे ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे मैं बस जनरली आपको बताता हूँ बैलेंस करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है Fe और यहाँ क्या H2O, यानी आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ Fe एलिमेंट का कितना एटम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे मत लिखना, यहाँ 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने 3 और यहाँ कितना कर दिया मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पे O कितने 4 और यहाँ पे O कितना है सिंगल है, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 मत लिखना, तो आप ये 4 है और यहाँ पे क्या 4। अब देखिए Fe इधर कितने 3, यहाँ पे Fe कितने 3, यहाँ पे O कितने 4, यहाँ पे O कितने 4। अब बात आती है H की, तो यहाँ H कितने, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे क्या कर दो 4 कर दो, तो 4 2 जा 8। तो ये इजी रिएक्शन थी, आसानी से हो जाती है, आप भी कर सकते हैं। और कुछ हार्ड रिएक्शन आती है जैसा कि मैंने आपको लिखा है, और ये PYQ क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है जो कि आपको सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। और ये रिएक्शन ज्यादातर रिपीट हो जाती हैं आपको
बैलेंस करने के लिए, यानी पेपर में ये रिएक्शन रिपीट हो जाती हैं। तो इनको आप खुद से करके देखें, अगर ना आए तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं लिंक पे जाना जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पर ये सारी की सारी रिएक्शन को मैंने क्या बताया, बैलेंस करना बताया बहुत अच्छे मेथड से। बस थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, या बाकी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन को उठाइए यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ऑप्शन को उठाइए यहाँ शिफ्ट कीजिए और देख लीजिए बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ये आपका चैप्टर जो है यहीं से मेन स्टार्ट होता है और यही रिएक्शन आपको पढ़नी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब मिलना, तो ए और बी मिले और इन्होंने ए बी बना दिया, ए और बी मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितने हैं, 1। तो जब भी 2 रिएक्टेंट मिले और 1 प्रोडक्ट मिले, 2 रिएक्टेंट मिले और 1 प्रोडक्ट मिले, 2 रिएक्टेंट हो और 1 प्रोडक्ट हो, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मेक्स 1 प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, 2 क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे और बनाएंगे क्या, 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा देखिए डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो जब 2 रिएक्टेंट मिलेंगे 1 प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या है, आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे आपके पास 1 रिएक्टेंट होगा, जैसे ए बी मान लिया, अब ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी में। तो ये क्या है, 1 रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से ज्यादा आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। तीसरा देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटा देना। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आप थोड़ा लेट से आते हैं और आपकी किसी दोस्ती है, उससे कहते भाई हट जा, और वो ना हटे, तो आप कहें हट, हटेगा कैसे नहीं, और आपने उसे हटा दिया, आप उसकी सीट पर बैठ गए कैसे भी करके। तो यहाँ उसने बिठा लिया कि आप बैठ जाओ मेरी सीट पे, यहाँ खुद से बैठ गए, तो आपने क्या किया, उसे हटा दिया, और आपने उसे हटा दिया इसका मतलब डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताई थी Fe प्लस CuSO4। तो Fe क्या करता है, Cu को हटा देता है, तो FeSO4 बन जाता है और यहाँ पे आ जाता है Cu, कॉपर। अब ये नहीं है कि सब एलिमेंट सबको हटा देंगे, इसमें भी एक कंडीशन होती है और वो होती है रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है वो अपने से नीचे वाले को हटा देता है। यहाँ कह सकते हैं जो ताकतवर होता है वो कमजोर को अलग कर देता है, जो ताकतवर होता है कमजोर को अलग कर देता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ताकतवर होता है कॉपर से, कॉपर से ताकतवर कौन होता है, Fe होता है। तो जैसे ही Fe आएगा कॉपर को हटा देगा, चाहे कॉपर हटना चाहे या ना चाहे, ये Fe इसको हटा देगा और हटा के यहाँ से भगा देगा और खुद इसके साथ रिलेशन बना देगा FeSO4 के साथ, सॉरी SO4 के साथ क्या कराएगा, ये रिएक्शन कर लेगा। तो FeSO4 यहाँ पे बन जाएगा और कॉपर यहाँ से बाहर हट जाएगा। भले गुस्सा आए या ना आए, Fe तो इसे हटा के मानेगा, क्योंकि Fe क्या पावरफुल है और ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर लेता है कभी कभी। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो ऊपर आने वाले एलिमेंट जो होते हैं अपने से नीचे वाले एलिमेंट को साइड कर देते हैं, तो ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डबल में क्या होता है, 2 एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए Fe ने Cu को हटाया, तो एक यहाँ एलिमेंट ऐसा होगा इसको भी हटा देगा, 2 एक दूसरे को हटा दें, मतलब एक ने एक को हटाया, दूसरे ने दूसरे को हटाया। जैसे मान लीजिए 2 पेयर हैं, एक का नाम AB है और एक का नाम CD है, ये 2 पेयर हैं। तो A ने क्या C को हटा दिया और C ने क्या A को हटा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए B के साथ तो C आ गया और A के साथ D आ गया, यानी A ने किसको हटाया, C को। तो A ने C को हटाया, भाई तू हट, तो C तो हट गया। अब C हट गया, अब वो कह रहा मैं कहाँ जाऊं, तो C ने क्या किया, बेटा मैं भी चालू हूं, मैं तेरी जगह ले लूंगा। तो C ने A की जगह ले ली और A ने किसकी जगह ले ली, C की। तो A ने C को हटा दिया, C ने A की जगह ले ली, तो एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लिया। और यही जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे, आयंस का भी एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है यहाँ पे, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ये आयंस का एक्सचेंज जिसमें भी हो, आयंस का क्या हो, एक्सचेंज जिसमें भी हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये भी अभी हम देखेंगे, एक एक करके सभी देखते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है तो उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे क्या है, CaO,
CaO किसके साथ मिला, वाटर के साथ। और अभी एग्जांपल में आया, इसमें क्या हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट, तो इसका तो केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस निकलती है यहाँ से हीट, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं सिलेक लाइम, सॉरी क्वेक लाइम, इसको क्या कहते हैं हम, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। और इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है सिलेक लाइम। क्या होता है इसका नाम, सिलेक लाइम। बात समझ आ गई। यानी देखिए यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 1 2 1 2, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट से क्या बना, एक प्रोडक्ट बना। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनना है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना है CO2, तो दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए H2 और O2, H2 और O2 क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तो दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन गया। तो दो रिएक्टेंट हो एक प्रोडक्ट बने, दो रिएक्टेंट हो एक प्रोडक्ट बने, वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद बात आती है, अभी जो बताया था दूसरा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी याद कर लीजिए, यहाँ पे हमने ये जो रिएक्शन की है कि क्विक लाइम जो होता है CaO H2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात और याद कर ले, तो व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन आती है अलग से पूछने के लिए कि व्हाट इज व्हाइट वॉशिंग, व्हाट इज व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, तो व्हाइट वॉशिंग क्या होती है उसको समझाइए। तो अभी जो रिएक्शन की है कि CaO जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और साथ में निकलती है हीट। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे देखिए कितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, और प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। तो दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसी में क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस जो प्रोडक्ट है इसके साथ क्या कर देंगे, CO2 और दे देंगे। CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे कहते हैं स्लैक लाइन। स्लैक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड और दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और दे देंगे, या इन दोनों को क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे दोनों की। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइमस्टोन, यानी पत्थर। क्या बनता है यहाँ पे, पत्थर बनता है, यानी स्टोन। इसके नाम में ही आ रहा है स्टोन, आप देख सकते हैं लाइमस्टोन बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग। कोई पूछे व्हाट इज व्हाइट वॉशिंग, तो आप कहेंगे CaO को, यानी जो मैंने बताया था CO लाते हैं, काम डालते हैं बाल्टी में, पानी में डाल देते हैं, तो CaO को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, हीट निकल जाएगी, और CaOH के होल ट्वाइस को CO2 के साथ फिर रिएक्ट करा देंगे, तो CaCO3 फिर से बन जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बाद में वाटर निकल जाता है। तो बात समझ आई, इस रिएक्शन को याद कर लेना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे एक प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ही दो रिएक्टेंट होंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन को याद कर लेना। इसमें एक और चीज याद हो जाएगी साथ में कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब इस प्रोडक्ट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है। कौन सी में यूज होती है, व्हाइट वॉशिंग। तो ये व्हाइट वॉशिंग का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट वेरी स्लोली विद CO2, यानी ये जो है CO2 के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है, प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो एयर में ऑक्सीजन है, जैसे आपने पेंट कर दिया, तो पेंट जब करते हैं तो पेंट जो करते हैं वो ये होता है, पेंट जब करते हैं तो पेंट ये होता है, और ये कहाँ, दीवार पे जाता है। तो दीवार पे जाएगा तो आसपास रूम में क्या एयर है, एयर में क्या होगा, मिक्सर होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर लेगी, यानी ये क्या कर दिया आपने, इससे पुताई कर दी कहां पर, दीवार पर। और दीवार पर करने के बाद, इसे लेप करने के बाद, और आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करती रहती है, और धीरे धीरे रिएक्ट करने के बाद बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लास्ट में 2 या 3 दिन बाद चमक जो आती है दीवार पर, क्या करने के बाद, पेंट करने के बाद, वो इसकी होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ हो गया प्रेजेंट इन एयर फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स शाइनी लुक। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी लुक देता है टू बॉल्स आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को, व्हाइट वॉशिंग को याद कर सकते हैं। इसमें इसकी रिएक्शन कराइए, ये आ जाएगा, और ये क्या दीवार पर लेप करते हैं वो होता है। और जैसे दीवार पर लेप कर देंगे तो प्रेजेंट जो होती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ धीमे धीमे रिएक्ट करती है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और बाद में वाटर निकल आता है, ठीक है, और शाइनी लुक देता है। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अगर इसे हीट दे दें, यानी पत्थर को हम गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। पत्थर को गर्म करते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा वो क्या ब्रेक हो जाएगा। तो किस में ब्रेक हो जाएगा, जिससे बनता था वो शुरुआत से बना था, तो CaO और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। आप इस एक रिएक्शन देख कितनी सारी चीजें क्लियर होंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुई,
इससे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की करा दो धीमे धीमे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर निकलेगा। तो ये किसका कोई व्हाइट वॉशिंग का हो गया। और इसी को यहाँ पे देखिए, इसी को हम किस में यूज कर रहे हैं, इसी को हम यूज कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। यानी अभी जो बना है CaCO3, अभी जो बना है CaCO3, ये जो बना है ये, अब इसे हीट दे दें तो इसको जब हीट देंगे तो फिर से ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaO, और क्या निकलेगी यहाँ से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, CaCO3 हीट देने पर क्या होगा, CaO में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पेपर में आने के पूरे चांस है, 100% चांस है, इस बार 99.99% मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके चांस है ये पेपर में आना ही है। तो इस बार इसे भी अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप की होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरी होती है फोटोलाइटिक। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोलाइटिक का मतलब होता है लाइट। फोटोलाइटिक का मतलब होता है लाइट, यानी हम इसे सनलाइट भी कह सकते हैं। क्या होता है, सनलाइट। तो एक एक करके इनके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो जो हीट की वजह से, जो हीट की वजह से कोई भी रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, हीट की हेल्प से कोई भी एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कम से कम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी हीटिंग की वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको फिगर्स दिख रहे हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, इनकी हेल्प से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या FeSO4 जो आता है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, फेरस सल्फेट कहते हैं। इसको जब हीट देते हैं तो यहाँ पे Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है जब हम FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और इसका कलर होता है ग्रीन, और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लें, हीट की हेल्प से ये ब्रेक हो गया 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अभी बताया था CaO बनेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। तो एक यहाँ पे रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट इसमें आ गए, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट कहते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, यानी लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन बनती है। ये किसकी हेल्प से बनती है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये भी किसकी रिएक्शन होगी, ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन होगी। इन रिएक्शन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट कह दो, इलेक्ट्रिक करंट कह दो या इलेक्ट्रिसिटी कह दो। तो इसमें क्या होगा, जैसे वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो H2 और O2 अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा था अभी H2 और O2 को मिलाते हैं तो H2 बनता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कहती है कि H2 प्लस O2 करोगे आप तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लेना, एक बात अलग है। तो H2 और O2 को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है ये, तो ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब क्या करना है, अगर इसे वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दे, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, इसमें से अलग हो जाएगी, H2O2 अलग हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। यानी एक जो रिएक्टेंट था 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अगली की बात करते हैं तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक क्या होता है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसका इस तरीके का फिगर आएगा पेपर में। ये जो फिगर दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे फिगर्स आपके पेपर में छपे हुए आते हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ वाटर है, इसमें करंट फ्लो करा दिया है, तो वाटर से ये H2 और O2 अलग हो गया। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए लास्ट इसका जो टाइप है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का मतलब बताया था सनलाइट। क्या बताया मैंने, सनलाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो सनलाइट की हेल्प से क्या है, जब भी कोई ये जो रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट में टूट जाता है, 2 प्रोडक्ट में टूट जाता है, क्या कोई भी एक रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, उसको क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए AgCl को सनलाइट में लाते हैं तो Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही AgCl की जगह Br लिख दें तो AgBr को सनलाइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, Ag और Br2 में इसे
कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AgCl का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, और ये जब कन्वर्ट होके Ag आता है तो ये ग्रे कलर में आ जाता है। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर किस कलर में आ जाता है, ग्रे कलर में आ जाता है। और यहाँ पे AgBr के साथ जब होता है तो येलो कलर होता है, और सनलाइट की हेल्प से जब ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं Ag यानी सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। और देखिए एक और पूछा आता है अलग से, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है। तो ये जो दो रिएक्शन है, ये जो दो रिएक्शन है इसको ही हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की अगर रिएक्शन लिखने के लिए आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की अगर रिएक्शन लिखने के लिए आती हैं तो आप इन दोनों को लिख दें, इसी को हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे लिखा है अबव रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन दी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अभी बताई थी, Fe जो है Cu को हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि Fe जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, यानी वो पावरफुल होता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप बस इतना याद कर लें कि K Na Ca MgAl Zn Fe Pb, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे कॉपर, ये Hg मरकरी, यहाँ पे सिल्वर, और ये क्या होता है, गोल्ड होता है। तो ये इनके नाम है। ये सबसे ऊपर आता है कि अब देखिए ये NaCa, कहीं पर भी किसी रिएक्शन में Na से नीचे वाला कोई भी एलिमेंट लिखा हो और K उसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो क्या करेगा, उसे हटा देगा। K क्या करेगा, उसे हटा देगा। तो ऊपर वाले एलिमेंट जैसे K के नीचे कोई भी आए तो K सबको उठा देगा। Na क्या करेगा, Na के नीचे जितने सबको उठा देगा। Na और K, किसी रिएक्शन में Na भी और K भी है तो K जो है Na को हटा सकता है पर Na K को नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो अपने वाले नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। बाकी अपनी अपनी ट्रिक ऐसे याद करने की, आपको जो अच्छी लगे वही बता दें, उसी से याद कर लें और बताइए आपको कौन सी ट्रिक इसकी अच्छी लगती है। तो वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके, मैंने बस यहाँ पे नेम लिखे हैं जो कि आपको याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KNaCa अब देखिए यहाँ पे Zn Fe आ रहा है, तो Zn और Fe किसी भी रिएक्शन में आएगा। और कॉपर कहाँ रहा है, इसके नीचे आ रहा है। ये रिएक्शन इसके नीचे आएंगे, ये वाले एलिमेंट इसके नीचे आएंगे। तो हम देख सकते हैं Zn और Fe के नीचे क्या है, ये है। तो अभी रिएक्शन कराई थी मैंने आपको Fe प्लस CuSO4। तो देखो Fe कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, Cu कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये वाला इसको हटा देगा, तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अगर यहाँ Zn आ जाए तो Zn आ जाएगा जब कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस Cu को अलग कर देगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अबव एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो बिलो वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं, अपने से हटा देते हैं, उस रिएक्शन में से हटा देते हैं और खुद उसकी जगह ले लेते हैं। इस तरीके से खत्म होता है रिएक्टिविटी सीरीज का काम। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही रिएक्टिविटी सीरीज यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव क्या होता है, जो ऊपर आता है, और उससे नीचे जो आते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन अभी बताई थी, वही आप यहाँ पे लिख लें कि Fe कॉपर सल्फेट के साथ करता है तो फेरस सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और कॉपर अलग होता है। जिंक के साथ करता है तो आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट बनता है और Cu अलग हो जाता है। एक है Pb और CuCl2। अब Pb का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए Pb कहाँ आ रहा है, तो Pb देखिए ये आ रहा है, तो Pb ये आ रहा है और Cu इसके नीचे है। तो Pb क्या करेगा, Cu को उठा देगा। तो Pb Cu को उठा देगा तो PbCl2 बन जाएगा। तो देखो Cl2 और ये Pb एक साथ आ जाएंगे और Cu यहाँ से अलग हो जाएगा, यानी कॉपर को तो सब हटा रहे हैं। तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा तो कॉपर क्लोराइड से कॉपर हट जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। तो ये किसकी हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये वर्ड याद कर लेना, एमसीक्यू में आपसे पूछा था एक्सचेंज ऑफ आयंस लिखा जाएगा, पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन में ऐसा होता है। तो ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, कॉम्बिनेशन दिया होगा और नन ऑफ दिस दिया होगा। तो आप इसको टिक कर दें डबल डिस्प्लेसमेंट को, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट जब भी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये इकलौती रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है, इसे अच्छे से याद कर लें। एक ही से सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये कहाँ कहाँ यूज होगी, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे तब भी ये लिख देना। इनसॉल्युबल सॉलिड वाली, यानी किसकी पूछे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछे, कौन सी पूछे, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछे अगर आपसे तब भी यही लिख देना। तो दोनों में यही काम करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए Na ने क्या किया, Ba को उठा दिया। Na ने क्या किया, Ba को उठा दिया। तो Na यहाँ से उठ के आ गया, तो ये बन गया Na और Cl, तो NaCl बन गया।
अब क्या करेंगे, ये जो बी ए हट के यहाँ पे आ जाएगा SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा BaSO4। तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होता है। तो आप डायरेक्ट समझ लें, ये एक दूसरे को हटा देंगे और एक दूसरे को हटा देंगे, तो ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इतनी बात क्लियर है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। तो ये जो बनता है ये BaSO4, ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट, और कैसे कलर का होता है, व्हाइट होता है। और प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। जैसे आप क्या करेंगे, वाटर में क्या डाल देंगे, वाटर में मान लीजिए आपने स्टोन डाल दिया, तो स्टोन वाटर में घुलेगा नहीं, घुलेगा। और स्टोन कैसी स्टेट में है, सॉलिड है, तो सॉलिड भी होता है और घुलता भी नहीं है, इनसॉल्युबल भी होता है। तो इनसॉल्युबल हो और सॉलिड हो, रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बने, इन दोनों की रिएक्शन में बना प्रोडक्ट ये। और ये क्या है, वाटर में आप देखेंगे तो वाटर में BaSO4 नहीं घुलता, तो वाटर में BaSO4 नहीं घुलेगा, बेरियम सल्फेट नहीं घुलेगा और सॉलिड की फॉर्म में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को तो समझा, जो घुले ना और सॉलिड हो, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो घुले ना और सॉलिड हो, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो KI और PbNO3 जब रिएक्ट करते हैं तो PbI2 बनता है और KNO3 बनता है। ठीक है, तो अभी देखिए रिएक्टिविटी सी में बताता, K सबसे ऊपर आता है, तो K ने क्या किया, Pb को हटा दिया, K ने Pb को हटा दिया, Pb यहाँ आ गया, तो K यहाँ आ जाएगा, Pb यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा PbI2 और यहाँ बनेगा KNO3। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन हो गई। अब ये भी रिएक्शन हो गई, तो इसमें भी क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, ये बताया था, भी क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। और कौन सा बनेगा प्रेसिपिटेट, ये वाला PbI2। लेड आयोडाइड जो होता है प्रेसिपिटेट होता है यहाँ पर। ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है, सॉलिड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है PbI2 इसमें, और इसमें होता है BaSO4। तो यहाँ पे जो सॉलिड बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड जो बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन आपको एक साथ लिखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट वाली पूछे तब भी ये दोनों लिख दो कोई एक। ठीक है, और अगर आपसे पूछे प्रेसिपिटेशन लिखो तो यही लिखने हैं। तो बात समझ आई, ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, के यहाँ पे आ जाएगा, Pb यहाँ आ जाएगा, और इनसे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल क्यों आया, क्योंकि एक ने दूसरे को हटाया और दूसरा पहले की जगह पर शिफ्ट हो गया। तो पहला वाला दूसरी की जगह शिफ्ट हुआ, दूसरा वाला पहले की जगह शिफ्ट हुआ, तो एक दूसरे की जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए डबल आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल, जैसे Fe प्लस CuSO4 में Fe ने Cu को हटाया था, पर Cu बेचारा अलग हो गया। ऐसा नहीं है Fe गया, वो अलग हो गया, और अलग हो गया तो वो क्या हो गया, आप समझ सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यहाँ पे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये बात समझ आ गई, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन क्या होती है, इसमें देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O4 ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीडेशन। O4 क्या होता है, ऑक्सीजन, और O4 याद रखना ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। और रिडक्शन का मतलब होता है कम होना। भाई रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्ट होना, यानी कम हो जाना, कोई चीज कम हो जाएगी। तो आप O से याद रखें, किससे याद रखें, O से। तो O4 ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में O ऐड होता है, रिडक्शन में O क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे माइनस ला के लिख रहा हूं मैं। तो जिसमें O ऐड होता है और जिसमें O माइनस होता है, जिसमें O ऐड होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें से O निकल जाता है उसको कहते हैं रिडक्शन। इतनी बात समझ। और इसी का अपोजिट कर दो H, इसका अपोजिट क्या कर देंगे, H। तो ध्यान से सुनना, जहां पे O ऐड होता है वहां से H रिमूव होता है, और जहां पे O रिमूव होता है वहां पे H ऐड होता है। बात समझ आ गई। तो H के हिसाब से याद कर लें, O से। तो मैं आसान बताऊंगा आपको तरीका कि O से याद करें। O सा नाम होता है, O से ही नाम होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें O ऐड होता है, और इसका अपोजिट होता है रिडक्शन, जिसमें से O कम होता है। तो O ऐड होगा, O कम होगा। तो ऑक्सीडेशन में ऐड, रिडक्शन में O कम। अब अपोजिट कर दो H को, जहां पे O ऐड होगा वहां पे H रिमूव होगा, और जहां पे ये रिमूव होगा O वहां पे H ऐड होगा, तो ये हो गया रिडक्शन। बात समझ गए, इसी को हमें लिखना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब कहां से क्या होता है, तो अभी हम बात करते हैं रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट में किसी के साथ O है, और प्रोडक्ट में उसके साथ से O हट जाए, तो O हट गया मतलब कम हो गया, तो रिडक्शन हो गया। क्या हो गया वहां पे, रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा बात, अगर रिएक्टेंट में O नहीं है किसी के साथ, O नहीं है और प्रोडक्ट में उसके साथ O आ जाए, तो यहाँ पे O क्या होगा, ऐड होगा, और O यहाँ पे ऐड होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर के साथ O है नहीं है, कॉपर ने O2 के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया यहाँ पे। तो देखिए पहले Cu अलग था, Cu अकेला था, और प्रोडक्ट में Cu के साथ क्या आ गया, O आ गया, O से दोस्ती हो गई, Cu की किसके साथ दोस्ती हो गई, O के।
तो Cu ने दोस्ती कर ली O के साथ, यानी Cu किसके साथ मिल गया जाके O के साथ। यहाँ कह सकते हैं O किसके साथ आ गया, Cu के साथ, तो O ऐड हुआ है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल वैसे ही सिंपली बताऊं कि A था प्लस यहाँ पे O था और यहाँ पे जो रेक्टेंट में बन गया AO बन गया, तो इसका मतलब O पहले A देखो अकेला था, अब A के साथ क्या आ गया O आ गया, तो यहाँ पे O क्या है ऐड हो गया। अगर H के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो A मान लो H है प्लस यहाँ पे कोई B लिखा है, तो यहाँ पे A से H हट जाए तो A अलग हो जाए और यहाँ पे आ जाए BH, तो A से क्या यहाँ पे H माइनस हुआ है, तो जिसमें H माइनस होता है O ऐड होता है, वो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट बात देखें रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो अभी बताया था रिडक्शन में क्या होगा O तो माइनस होगा और H क्या होगा इसमें प्लस होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें रिमूव होगा कहां से रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे देखिए CuO जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कॉपर अलग हो जाता है, यानी इसमें से माइनस हुआ है O, और जिसमें से O माइनस होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे इसे, रिडक्शन रिएक्शन हो गई जिसमें O रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए H के साथ यहाँ पे O आ गया है, यहाँ पे H के साथ क्या है O आ गया है, तो H के साथ O आया है, इसका मतलब इसमें O क्या है ऐड हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात सिंपल है ना। तो जिसमें O ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन, जिसमें O रिमूव होता है वो रिडक्शन। H से देखने की जरूरत नहीं, O से ही काम हो जाएगा। फिर भी आपकी मर्जी है, जैसा आप सीख रहे हैं वैसा आप कर लीजिए, दोनों ही तरीके सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है, रेडॉक्स का मीनिंग होता है जिसमें ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक साथ किसी भी रिएक्शन में हो तो उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो रिडक्शन रिएक्शन भी हो। तो ये जो एग्जांपल अभी जो दिया था उसी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर में से O हटता है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, H में O जुड़ता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या हो गया आप देख सकते हैं। तो कॉपर में से O हटा, अभी मैंने बताया था यहाँ पे Cu से जब O हटेगा तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और H में O जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि देखिए यहाँ पे जिंक प्लस CO, जिंक ऑक्साइड ZNO प्लस CO। अब प्रोडक्ट में क्या होना ZN, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हुआ O माइनस हुआ है, O माइनस हुआ है, क्या हुआ है O माइनस, तो O माइनस हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं क्या हुआ O माइनस होगा, इसका मतलब O जिसमें से माइनस होता है कम हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब C के साथ यहाँ पे क्या आ गया O आ गया, अब C के साथ O आया, इसका मतलब इसमें O ऐड हुआ है, तो O ऐड हुआ है, इसका मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन हुआ है। इतनी बात क्लियर है, तो इतनी बात क्लियर है तो इस वाले का आंसर आप हमें कमेंट करें कि इसमें क्या तो कहां तो ऑक्सीडेशन होगा और कहां पे रिडक्शन होगा, इस वाले का आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में यानी पेपर में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बड़ा सिंपल सा है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, फिर से सुने, रिएक्टेंट में किसी के साथ O नहीं है और प्रोडक्ट में उसके साथ O आ जाए, तो जिसके साथ O नहीं था प्रोडक्ट में उसके साथ O आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जिसके साथ होता है तो रिएक्टेंट में जो भी पार्ट लिखा होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा और जहां पे क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। बात समझ में, उल्टा करना है बस। तो देखिए यहाँ पे NH3 ने जब 5O2 के साथ सॉरी O2 के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे देखते हैं NO बनता है और यहाँ पे बनता है वाटर। तो यहाँ NH3 में देखिए NH3 के पास क्या था, यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या उड़ गया O, तो यहाँ पे O ऐड हुआ है और भी H से देखें तो H यहाँ पहले था अब H नहीं है, तो यहाँ पे H माइनस हुआ है। तो दोनों कंडीशन से आपको पता लग रहा है कि इसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। कौन सी है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए O था, अब O था इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे कितने होते हैं 2, यहाँ पे कितना रह गया 1, तो एक O कम हो गया और एक O कम हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं देखो पहले इसके साथ H नहीं था अब इसके साथ H आ गया तो प्लस H हुआ है, तो प्लस H हुआ है, इसका मतलब ये फिर से रिडक्शन है। देख सकते हैं ना, एस से देखो या ओ से, वैसे मेरा मानना है आप ओ को देखें बहुत इजी हो जाएगा। ओ से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओ नहीं था, यहाँ पे ओ आ गया ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ओ था कितने ओ थे 2 और एक ओ यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया, तो इसका मतलब ओ कम हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है इसका, तो ये रिडक्शन हो गया ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात आती है एजेंट का मतलब क्या होता है, तो जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ होता है
जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। याद रखें ये एक दूसरे का अपोजिट है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, वो रिएक्टेंट पार्ट में वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना। दूसरी बात आप यहाँ पे ये लिखें कि जहां पर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो आप लिखेंगे रिडक्शन, और यहाँ रिएक्शन हो गई तो इसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफर्म हुई बात? एक दूसरे का अपोजिट। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए इसके पास O नहीं था, यहाँ पे O आ गया, इसका मतलब इसमें हुआ ऑक्सीडेशन। किसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन? N के साथ हुआ, तो ये पूरा टर्म जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे देखिए O2 से कम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कंफर्म है ये बात? इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप कर लीजिए, और इसकी मैं एक लिंक वीडियो में दे दूंगा जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को छांटा गया है। 2 से 5 मिनट की वीडियो, आप उसे देख लें तो वहां से और सारी रिएक्शनों का आपका आंसर जो है मिल जाएगा और आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट। तो हीट के अकॉर्डिंग कैसे होती है रिएक्शन, तो अभी इन्हें पढ़ के आए हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था CaO में, CaO को जब वाटर में डालते हैं तो CaOH का होल टू एस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वहां से क्या निकलती है? गैस, सॉरी हीट। क्या निकलती है? हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट निकले, तो जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी उसको कहेंगे एक्जोथर्मिक। क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक। और मैंने आपको बताया था डीकंपोजिशन जिसमें हीट की रिक्वायर्ड होती है, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो जिस रिएक्शन में हीट की रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्जो का मतलब होता है, एक्जो को याद रखें एक्सटर्नल, एक्जो का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर हो वो एक्जोथर्मिक होगी, और जिसमें हीट की रिक्वायर्ड हो वो एंडोथर्मिक होगी। तो यहाँ पे देखते हैं एक्जोथर्मिक को कैसे याद रखना है आपको? एक्सटर्नल वर्ड से याद रखना है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। तो जिसमें क्या है? हीट बाहर होती है, उसको क्या कहते हैं हम? एक्जोथर्मिक। और एंडो का मतलब होता है एंटर, मतलब अंदर जाना। एंडो का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब इनपुट करना, तो इनका मतलब होता है अंदर। इसका मतलब हो गया अंदर। तो अंदर जिसमें हीट देनी पड़े, जिसमें हीट क्या करनी पड़े? देनी पड़े। तो इसमें हीट देनी पड़े, तो जिसमें हीट देनी पड़े उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बात समझ गई? तो एक्जो का मतलब एक्सटर्नल, जिसमें हीट बाहर जाएगी। दो रिएक्टेंट जब मिले और प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट निकले, प्रोडक्ट बनने के साथ क्या निकले? हीट निकले, तो वो हो जाएगी एक्जोथर्मिक। और इसमें किसी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हीट की रिक्वायर्ड होगी, तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हीट की रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे नेचुरल गैस को हम जलाते हैं, मीथेन है CH4, और ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो इसमें क्या हीट निकलती है, तो हीट निकलती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी उसमें से हीट बाहर आती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट। तो आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियां हैं जब सड़ जाती हैं, जैसे दाल है, दाल अगर खराब हुई तो आपने देखा उसमें बबल्स निकलते हैं, तो बबल्स निकले इसका हीट निकल रही है, तो हीट निकल रही है उसमें से, तो हम उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। और एक और एग्जांपल में आप सकते हैं, CaO को वाटर में डाल देंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और यहां से निकलती है हीट, तो यहां से हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई। कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। CO को किस में डाल दें? वाटर में, तो CaOH का होल ट्वाइस बना और ये आ गया, तो इसमें हीट क्या है? बाहर निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक इसका अपोजिट होता है। तो एंडोथर्मिक क्या है? हीट की जरूरत पड़ेगी, तो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, यानी जिसमें हीट की रिक्वायर्ड होती है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कैसी हो, चाहे लाइट की हेल्प से हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हें पता है कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे बल्ब जलता है, हीटर जलता है तो उससे भी हीट आती है, तो वहां पर भी हीट हो सकती है। सनलाइट जो होती है वहां पर भी हीट होती है, तो किसी भी फॉर्म में हो हीट हो और हीट की रिक्वायर्ड होगी तो उसमें हम कहेंगे एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या हीट की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, यानी आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ये रिएक्शन आप बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें हीट की रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे देखिए सनलाइट की रिक्वायर्ड है, और सनलाइट की जिसमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है एंडोथर्मिक। अभी जिससे पहले मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमने पहले कहां पर पढ़ा है। तो देखिए ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में देखिए क्विक लाइम, वाटर और ये स्लैग लाइम, तो यहाँ पे क्या हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी।
कौन सी हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इतनी बात समझ, इस तरह की रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। अब देखिए यहाँ पे CaCO को तोड़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड हो रही है, इसमें हीट की रिक्वायर्ड है। मतलब पत्थर को तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बन को तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हीट की। तो हीट की जरूरत है, तो हीट की जरूरत है, तो ये वाली रिएक्शन जो हुई इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। इन्हीं रिएक्शन को आप दोबारा उठा के लिख लें ताकि एक ही रिएक्शन से दो दो चीजें एकदम कंप्लीट हो जाएं। ये देखिए ये सारी रिएक्शन, यहाँ पे हीट की जरूरत है, यहाँ हीट की जरूरत है, यहाँ हीट की जरूरत है, तो जिसमें हीट की जरूरत है, जहां पर हीट की जरूरत है, तो आप वो कहेंगे वो कौन सी हो जाएंगी, ये सभी की सभी एंडोथर्मिक हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो जिसमें हीट की रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक होती है, और जिसमें हीट रिलीज होती है रिएक्शन में के बाद हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो एंडो का मतलब एंटर यानी जिसमें हीट की जरूरत है, एक्सो का मतलब एक्सटर्नल जिसमें हीट बाहर निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल वाली हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो टॉपिक और रह गए इसमें। तो द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसका हमारी लाइफ में क्या यूज होता है, तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहती है, सिवाय हमारे सांस लेने के। यानी ऑक्सीजन क्या हमारे अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है तो ये हमें फायदा दे रही है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट है। तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ऑक्सीजन आई और हमारे अंदर गई, तो हमारे अंदर गई ऑक्सीजन हमें ऐड हो गई, इसका जिससे हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फायदा है। बाकी देखिए आपने देखो सिल्वर जो होते हैं, जितने भी सिल्वर की चीजें आप पहनते हो, चैन हो, रिंग हो, वो हो, तो कुछ महीनों बाद यानी कई महीनों बाद आप देखेंगे उस पे जो ब्लैक कलर आ जाता है। कैसा कलर आया था, ब्लैक। तो क्यों आया कि सिल्वर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और सिल्वर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर का जो शाइनिंग था, सिल्वर पे जो शाइनिंग थी वो खराब हो जाती है और वहां पे ब्लैक कलर आने लग जाता है। तो ऐसा आपने देखा अक्सर कर कि जो जितनी भी चीजें बीच में हम रिंग पहनते हैं, चैन पहनते हैं, और वो सिल्वर की हो, तो वो क्या है, उनका कलर जो ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। आयरन देखिए, आयरन बिल्कुल सही हो, चमकदार हो, शाइनी हो, अब उसको क्या छोड़ देंगे ऐसी, तो उस पर रस्ट आ जाएगी, रस्ट आने से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका भी सब मामला बेकार हो गया। तो ऑक्सीडेशन ज्यादातर दिक्कत देता है, बाकी हमें सांस लेने में बहुत फायदा देता है। तो ऑक्सीजन के फायदे भी हैं ऑक्सीडेशन के, और घाटे भी हैं। तो करोजन का मतलब एक तरीके से आप समझते हैं जंग लग जाना है, समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लिया आयरन पर जंग लग गई है, फिर आपने देखो उस पर छोटी छोटी पपड़ी पड़ जाती है, लेयर पड़ जाती है, वो लेयर क्या छूटने लग जाती है, तो लेयर छूटने लग जाती है, उसको हम करोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, करोजन। तो करोजन का मतलब क्या है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग में रखी है, जैसे ये पेन है, अब मान लीजिए आयरन की हो, तो आयरन रखा है, तो ये मॉइस्चर भी रिएक्ट करेगा इससे। क्या करेगा, तो क्या करेगा, मॉइस्चर रिएक्ट करता है, एसिड भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट करती है, तो कई चीजें इससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद इसका मामला खराब कर देंगी, यानी इसे बेकार करने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो इट इज सेट टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो यानी कोई भी सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के, एसिड के, तो कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लो कोई कुछ भी रखा है, जैसे फिर बता रहा हूँ पेन रखी है, यहाँ आपने आयरन छत पे डाल दिया, तो आयरन छत पे डाल दिया तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, एसिड के कांटेक्ट में आ गया, एसिड के कांटेक्ट, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, तो वो क्या करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। करोड़ होने का मतलब पहले ऐसा नहीं रहेगा, और करोड़ हो जाएगा, तो करोड़ होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम करोजन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा है, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, तो ये रेडिश कलर की उस पर क्या है, कोटिंग सी हो जाती है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो सिल्वर पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था अभी, ब्लैक कलर की हो जाती है। द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। किस वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। ये हमें डेली लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें बचा कैसे सकते हैं, कि सिल्वर जो होती है ब्लैक हो जाती है, इसे कैसे हम सही कर सकते हैं। और आपने देखा जंग लग जाती है किसी आयरन पर, उसे कैसे करते हैं, पेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये प्रिवेंशन में आ जाता है, तो पेंटिंग करना आ जाता है, ग्रीस कर दो या ऑयलिंग कर दो, तो ऑयलिंग करने, ग्रीस करने से भी प्रिवेंशन हो जाता है, बच जाता है। एक आता है गैल्वेनेशन, इसको थोड़ा सा याद कर लें गैल्वेनेशन को। तो गैल्वेनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, यानी आयरन पे क्या करते हैं, जिंक की लेप कर देते हैं। जैसे फिर से सुनिए, किसी चीज को बचाने के लिए जिंक से हम उस पर लेप कर देते हैं, यानी पुताई कर देते हैं। ऐसी आयरन की रॉड होती है, उस पर जिंक कर दो, क्या करते हैं, जिंक। तो जिंक की जैसी लेयर लगाएंगे आयरन पर, तो आयरन जो है रस्टिंग नहीं होगा, आयरन पर कोई जंग नहीं लगेगी, यानी जिंक उसे कोई भी ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा। आयरन पे क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, उसे जंग लगा देता है। अब क्या है, आयरन के ऊपर क्या आ गया, जिंक आ गया। अब जैसे ऑक्सीजन आया तो जिंक से रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक से रिएक्ट नहीं करेगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा जिंक, और रिएक्ट नहीं होने देगा तो उसे क्या कहते हैं, उसे रस्टिंग होने से बचा लेगा। नेक्स्ट देखिए, बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, तो टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं। ये एलिमेंट होते हैं, क्रोमियम जो होता है, टिन जो होता है, उनकी पेंटिंग कर देते हैं। अलोइंग का मतलब मिक्सिंग,
अलोइंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, कई एलिमेंट मिले हो उनका लीप कर दो। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रिवेंशन जब भी करोजन का करना है तो पेंटिंग कर दो, ग्रीस ऑयल लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन का क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे आपने चिप्स खाते हैं, यानी मार्केट से जो भी चीज हम पैकेट में लाते हैं खाने के लिए, आपने देखा वो किसी ना किसी गैस के साथ फिल होती है, आपने देखा एयर ज्यादा है, खाने का माल कम है, पैसे ज्यादा ले लिए। तो उसमें जो एयर के जो पैसे होते हैं, एयर क्या है वहां पर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, जैसे खाने के साथ रहती है तो नाइट्रोजन क्या करती है, उसे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से बचा लेती है। यानी किसी पॉलिथीन में चिप्स रखे हैं, तो आलू के जो चिप्स हैं अगर उसे नॉर्मली छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा यानी ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब उसे क्या करते हैं, चिप्स को बनाया, तुरंत पैकेट में फिल कर दिया और उसके साथ नाइट्रोजन गैस रख दी। तो नाइट्रोजन गैस रख दी, इसका मतलब नाइट्रोजन चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और उसे सड़ने से बचा लेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा उनके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट और क्या लिखा होता है साथ में, साथ में क्या लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो कब बनाता, कब तक ये चलेगा, मतलब नाइट्रोजन जो गैस है उसे कब तक बचा सकती है, इसके बाद उसे बचा नहीं पाएगी, उसके बाद खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बस रेंसिडिटी का मतलब यही है कि जो भी खाने की चीज होती हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाना। तो रेंसिडिटी का मतलब व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, जो चिप्स वगैरह होते हैं उनमें फैट भी होता है, ऑयल भी होता है, तो हमारे खाने में यूज होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो उनके स्मेल और टेस्ट क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से बचा देते हैं, यानी किसी चीज को सड़ने से जो बचा दें उनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। तो सड़ने से जो बचा दें ऐसे कुछ फूड में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, जैसे पैकेट में एयर भर देते हैं। रेफ्रिजरेटिंग फूड, यानी फ्रिज में हम खाने को क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या ऑक्सीडाइज होना आसानी से नहीं हो पाता और रेंसिडिटी नहीं हो पाती वहां। तो नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, तो हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, नाइट्रोजन से कर देते हैं। एग्जांपल आता है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस के साथ चिप्स जो बनाती हैं कंपनियां वो उसे क्या फिल कर देती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो देखा, यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर कवर किया है, क्या नाम था इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या नाम था चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का हमने इसे कवर किया है। और ये जो वीडियो है 2026 वाले स्टूडेंट के लिए है, मतलब और भी देख सकते हैं तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इसमें जो मैंने बताया है पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फॉलो किया है, सारी की सारी रिएक्शन हमने एनसीईआरटी से लिखी है और यही रिएक्शन आपके पेपर में आती है। इसमें जितनी भी रिएक्शन कराई है उस रिएक्शन से एक भी बाहर रिएक्शन आपके पेपर में नहीं आएगी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।